इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी वीरान और उजाड़ दुनिया दिखाई जाती है जो आज की हमारी हरी भरी दुनिया से पूरी तरह अलग है। यहाँ की जमीन पूरी तरह बंजर, सूखी और धूल से भरी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बीच लोग बूंद बूंद पानी के लिए एक दूसरे की जान लेने और मारने तक को तैयार हैं, क्योंकि इस बेरहम दुनिया में सबसे बड़ी कमी पानी की है। यहाँ हमें माइक नाम का एक मेहनती आदमी दिखाया जाता है जो अपने जवान बेटे के साथ एक पुराने टाउन हाउस में रहता है। उसके पास आज भी एक बहुत बड़ी पुश्तैनी जमीन है जिस पर कई साल पहले उसके बुजुर्ग पिता और वह खुद मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर खेती किया करते थे। उस सुनहरे समय में यह जमीन पूरी तरह से हरी भरी और फसलों से लदी हुआ करती थी, लेकिन उसके बच्चों ने अपनी जिंदगी में कभी भी इस बंजर जमीन को हरा भरा नहीं देखा। फिर भी माइक को आज भी अपने दिल में पूरा यकीन है कि एक दिन सही समय आने पर यह सूखी जमीन फिर से हरी हो जाएगी। हालांकि आसपास रहने वाले बाकी लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इसलिए इस बढ़ते संकट को देखकर लगभग सभी लोग इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर दूसरी जगहों पर जा चुके हैं। माइक के पास एक वफादार खच्चर भी होता है। उसी के सहारे वह भारी सामान ले जाकर रोज उन लोगों को सप्लाई करता है जो इस समय जमीन की गहराइयों से मशीनों द्वारा पानी निकालने का कठिन काम कर रहे हैं। दरअसल यह लोग सरकार के लिए काम करते हैं। एक दिन माइक अपने बेटे को साथ लेकर उनके पास जाता है और उनसे बहुत ही उम्मीद के साथ कहता है कि उसे अपनी सूखी जमीन की इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए। लेकिन वे लोग बिना किसी रहम के उसे साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि इस तबाही के दौर में इतना पानी कोई भी आसानी से नहीं दे सकता, और अगर कोई देगा भी तो उसके लिए माइक को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी उसे बहुत सारे पैसे देने होंगे जो इस समय गरीब माइक के पास बिल्कुल भी नहीं है। अब निराश होकर माइक अपने बेटे और अपने बूढ़े खच्चर के साथ वहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते की ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर चलते हुए अचानक उसके खच्चर की टांग बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। अब वह दर्द से तड़प रहा था और चलने के लायक बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए माइक को मजबूरी में भारी मन से उसे गोली मारकर वहीं खत्म करना पड़ता है। इसके बाद दोनों पिता पुत्र मायूस होकर वापस अपने घर पहुंचते हैं। यहाँ हमें माइक की जवान बेटी मेरी को दिखाया जाता है जो खाने की खाली प्लेट को सूखी मिट्टी से रगड़ रगड़ कर साफ कर रही होती है, क्योंकि पानी की भारी कमी की वजह से अब घर के सारे बर्तन इसी तरह साफ किए जाते हैं। क्योंकि उनका इकलौता खच्चर मर चुका है, इसलिए अब उन्हें अपना काम चलाने के लिए एक नए खच्चर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगले ही दिन माइक अपने बेटे को लेकर एक ऐसी अनजान जगह जाता है जहाँ मशीनी और रोबोटिक जानवरों की नीलामी हो रही होती है। यहाँ बहुत सारे अमीर लोग अपनी अपनी बोली लगा रहे होते हैं। उन्हीं लोगों की भीड़ में फ्लेम नाम का एक चालाक आदमी भी शामिल होता है। लेकिन माइक अपनी आखिरी जमा पूंजी लगाकर किसी तरह वह बोली जीत जाता है और उस मजबूत रोबोटिक जानवर को खरीद लेता है। अब उसके पास एक ऐसा रोबोटिक जानवर है जो आगे चलकर उसके काम को बहुत आसान बनाने वाला है। हालांकि यह बात फ्लेम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वह खुद उस रोबोटिक जानवर को हर हाल में खरीदना चाहता था और उसके मन में नफरत भर जाती है। इसके बाद माइक अपने बेटे को लेकर पास के एक बड़े हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर माइक की बीमार वाइफ कैथरीन रहती है, जो एक खास तरह के मैकेनिकल फ्रेम की मदद से ही खड़ी हो पाती है या चल पाती है। दरअसल कुछ समय पहले ऑप्टिकल एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से अब वह अपने पैरों पर ठीक से चल नहीं सकती। माइक अपनी पत्नी से मिलने के बाद अपने बेटे के साथ वहाँ से दुखी होकर वापस घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते के सूखे रास्तों में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम रॉबी होता है। रॉबी की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय होती है। उसके पास एक छोटा सा मासूम बच्चा भी होता है और वह भूख के मारे मजबूरी में अपने उस बच्चे को दूसरे लोगों को बेचने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास खुद खाने पीने तक के पैसे नहीं है। वह नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने भूख से तड़प कर मर जाए, लेकिन माइक एक इंसान होने के नाते उसे ऐसा खौफनाक कदम उठाने से मना करता है। वह कहता है कि उसे इस मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके साथ ही वह उस भूखे बच्चे को पीने के लिए अपना थोड़ा सा पानी भी देता है। रॉबी माइक को पहले से बहुत अच्छी तरह जानता होता है। वह उसकी बेटी मेरी को भी जानता है। तभी रॉबी बातों ही बातों में माइक को एक बड़ा सच बताता है कि उसकी बेटी मेरी का किसी लड़के के साथ गुपचुप अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में माइक को अब तक कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनकर माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह तुरंत बड़े गुस्से में अपनी बेटी मेरी के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे ये बात अपने पिता को पहले ही बता देनी चाहिए थी। लेकिन मेरी पलटकर बड़ी बेबाकी से कहती है कि वह अपनी जिंदगी की खुद मालिक है और उसे अपनी लाइफ में जो सही लगेगा वही करेगी। ये बात सुनकर माइक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी गुस्से में वह अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए घर के अंदर लॉक कर देता है। उधर एक सुबह माइक सोकर उठता है और देखता है कि उसका नया रोबोटिक खच्चर किसी ने चुपचाप चुरा लिया है। यह देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे पूरा शक होता है कि यह बुरा काम सिर्फ फ्लेम का ही हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे ढूंढने जाता, वहाँ वाटर सप्लाई करने वाले लोग, जो उस पूरे इलाके के सबसे ताकतवर और खूंखार लोग होते हैं, माइक के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से एक आदमी बिना कुछ सुने माइक के चेहरे पर एक जोर से पंच मारता है, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब माइक को होश आता है तो वह उन्हीं लोगों के गुप्त ठिकाने पर बंधा हुआ होता है जो पूरे इलाके में पानी सप्लाई करते हैं। वे लोग उस पर सीधा आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उसे उसके रोबोटिक खच्चर के साथ सरकारी पाइपलाइन से पानी चुराते हुए रंगे हाथों देखा है। उनका कहना होता है कि माइक अपने रोबोटिक जानवर की मदद से यहाँ से पानी चुरा रहा था। अब वे लोग माइक को सजा के तौर पर जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन किसी तरह माइक अपनी छिपी हुई गन तक पहुंच जाता है और तुरंत उन सभी की तरफ बंदूक तान देता है। इससे उन लोगों में डर फैल जाता है और माइक को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। अब माइक गुस्से में फ्लेम को ढूंढना शुरू करता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि उसका रोबोटिक खच्चर फ्लेम ने ही
नहीं चुराया है। दरअसल फ्लेम भी नीलामी में उसे खरीदना चाहता था। माइक फ्लेम को ढूंढते ढूंढते आखिरकार एक वीरान जगह पर उसे पकड़ लेता है। तब उसे पता चलता है कि सच में फ्लेम ने ही उसका रोबोटिक खच्चर चुराया था। इतना ही नहीं, फ्लेम उसी रोबोटिक जानवर की मदद से वाटर सप्लायर्स का बहुत सारा पानी भी चुरा चुका होता है। दरअसल फ्लेम उस चुराए हुए पानी को बॉर्डर की दूसरी तरफ ले जाकर महंगे दामों में बेचना चाहता है ताकि वह बहुत सारे पैसे कमा सके। अब माइक फ्लेम को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे कहता है कि उसे वाटर सप्लायर्स के पास वापस चलना होगा ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके। इसके बाद माइक फ्लेम को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में तपती धूप में चलते चलते माइक की कामना बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है और वह प्यास से तड़पने लगता है। तभी चालाक फ्लेम उससे कहता है कि उनके पास चुराया हुआ बहुत सारा पानी मौजूद है और वह चाहे तो थोड़ा पानी पी सकता है। फ्लेम उसे लालच देता है कि आगे चलकर वे दोनों मिलकर इस पानी को बेच देंगे, जिससे उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और फिर उन पैसों को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। माइक अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए मजबूरी में थोड़ा सा पानी पी लेता है, लेकिन उसका इरादा पानी बेचने का बिल्कुल नहीं होता। वह अभी भी फ्लेम को वाटर सप्लायर्स के पास ले जाकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। पानी पीने के बाद भी माइक के कदम लड़खड़ाने लगते हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक चुका होता है। उसकी हालत धीरे धीरे बहुत खराब होने लगती है। फ्लेम इस बात को समझ जाता है कि माइक अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तभी मौका देखकर फ्लेम दूर से माइक के सिर पर एक भारी पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे माइक की वहीं तड़पकर मौत हो जाती है। इसके बाद फ्लेम बहुत चालाकी से इस पूरी घटना को इस तरह प्लान करता है ताकि सबको ऐसा लगे कि माइक की मौत किसी इंसान ने नहीं बल्कि उसके अपने आउट ऑफ कंट्रोल हुए रोबोटिक खच्चर की वजह से हुई है। फ्लेम माइक की लाश और उस रोबोटिक जानवर को वहीं छोड़ देता है और सीधे माइक के घर पहुंच जाता है, जहां वह उसकी बेटी मेरी से मिलता है। दरअसल फ्लेम वही लड़का होता है जिससे माइक की बेटी मेरी छिपकर प्यार करती थी। माइक की मौत के बाद मेरी सब कुछ छोड़कर फ्लेम के साथ चली जाती है। उधर माइक के बेटे जेरोम को दिखाया जाता है। जब उसके पिता पूरे दिन घर वापस नहीं आते तो वह परेशान होकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वीरान रास्तों में खोजते खोजते उसे सबसे पहले वह रोबोटिक खच्चर मिलता है। वहीं पास में उसे कुछ पानी की सरकारी बोतलें भी मिलती हैं जो वाटर सप्लायर्स की होती हैं। ये देखकर और पिता की लाश देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। इसके बाद वह उन बोतलों को लेकर वाटर सप्लायर्स के पास जाता है। बोतलें देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि माइक ने उनका पानी नहीं चुराया था, क्योंकि अगर माइक ने पानी चुराया होता तो बाकी का सारा पानी भी वहीं उसकी लाश के पास मौजूद होना चाहिए था, जो वहां नहीं मिलता। उधर फ्लेम ने पूरी घटना को इस तरह प्लान किया होता है कि सबको यही लगे कि माइक को किसी इंसान ने नहीं बल्कि उसके अपने रोबोटिक खच्चर ने ही कुचल कर मार दिया है। घर लौटने के बाद जेरोम गुस्से में अपने पिता का कातिल समझकर उस रोबोटिक खच्चर को तोड़ देना चाहता है, लेकिन तभी वहां फ्लेम पहुंच जाता है और उसे गले लगाकर समझाता है कि उसे इस दुख की घड़ी में खुद को संभालना होगा। दरअसल फ्लेम उसके सामने झूठी सिंपैथी दिखाता है। धीरे धीरे फ्लेम इस परिवार का एक अहम हिस्सा बन जाता है। वह जेरोम से कहता है कि वह उसकी बहन मेरी से शादी करना चाहता है। जेरोम भी इस बात का कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी फ्लेम को अपने जीजा के रूप में स्वीकार कर चुका होता है। इसके बाद फ्लेम फैसला करता है कि माइक की जो बड़ी जमीन है उसी पर वह नए तरीके से खेती करेगा। फ्लेम वाटर सप्लायर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसे अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी चाहिए। वह उनसे यह भी कहता है कि वे सरकार को बताए बिना यानी गैर कानूनी तरीके से उसे पानी दे दें। बदले में जब उसकी फसल उग जाएगी तो वह उन्हें बहुत सारे पैसे देगा। लालच में आकर वाटर सप्लायर्स उसकी बात मान जाते हैं और फ्लेम को खेतों के लिए भरपूर पानी मिलने लगता है। इसके बाद फ्लेम खेतों में बहुत मेहनत करता है और कुछ ही समय में वहाँ हरी भरी फसल उगना शुरू हो जाती है। ये देखकर जेरोम और फ्लेम दोनों बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे जेरोम भी फ्लेम की मेहनत से काफी इंप्रेस हो जाता है। इसी वजह से वह अपनी बहन मेरी की शादी फ्लेम से होने देता है। अब फ्लेम की जिंदगी में सब कुछ बहुत ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जब फ्लेम खेतों में काम कर रहा होता है तभी बैंक के कुछ बड़े अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। वे फ्लेम को बताते हैं कि माइक ने इन खेतों के बदले बैंक से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया था, जिसे वह अपनी जिंदगी में कभी चुका नहीं पाया। अब अगर यह कर्ज जल्दी नहीं चुकाया गया तो बैंक बहुत जल्द इन खेतों को अपने कब्जे में ले लेगी। यह बात जानकर फ्लेम को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने इन खेतों को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की होती है। वह किसी भी कीमत पर इन खेतों को अपने कब्जे में रखना चाहता है। इसी वजह से वह दोबारा उस लड़के के पास जाता है जिसका नाम रॉबी होता है। वही रॉबी जो पहले माइक से अपने बच्चे को बेचने की बात कर रहा था। फ्लेम को पता होता है कि रॉबी अपनी गरीबी की वजह से अपने बच्चे को बेचने के बारे में सोच रहा है, इसलिए फ्लेम उसके पास जाता है और उसे बच्चे को बेचने के लिए उकसाता है। रॉबी अपनी पत्नी को बताए बिना ही अपने बच्चे को कुछ अमीर लोगों को बेच देता है, लेकिन फ्लेम का असली मकसद वो सारे पैसे खुद हासिल करना होता है। इसलिए जैसे ही उसे मौका मिलता है वह सुनसान जगह पर रॉबी को गोली मार देता है। जब वह रॉबी पर गोली चला रहा होता है तभी एक मिसफायर गोली पास में खड़े रोबोटिक खच्चर को भी लग जाती है, जिससे उसका एक पैर खराब हो जाता है। इसके बाद फ्लेम वहां से सारे पैसे लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ उस घायल रोबोटिक खच्चर को दिखाया जाता है जो लंगड़ाते हुए धीरे धीरे अपने मैन्युफैक्चरर की तरफ जाने लगता है, यानी उस कंपनी की तरफ जिसने उसे बनाया था। दरअसल गोली लगने से उसके सॉफ्टवेयर में भी कुछ खराबी आ गई होती है, इसलिए वह अपने सिस्टम के हिसाब से खुद ही अपने निर्माता की तरफ लौटने लगता है।
अगले दिन दिखाया जाता है कि फ्लेम अपनी पत्नी मेरी के साथ घर पर बैठा होता है। वह बहुत खुश नजर आता है क्योंकि वह बैंक का सारा कर्ज चुका चुका होता है। यह देखकर जेरोम को लगता है कि शायद फ्लेम ने रोबोटिक खच्चर को कहीं बेच दिया होगा और उसी के पैसों से उसने बैंक का कर्ज चुका दिया है। उधर उस रोबोटिक खच्चर को दिखाया जाता है जो बॉर्डर पार करके आखिरकार अपने उस मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाता है जिसने उसे बनाया था। जब मैन्युफैक्चरर को वह रोबोटिक जानवर मिलता है तो वह रेडियो पर अनाउंसमेंट करता है कि यह रोबोटिक जानवर जिसका भी है वह जल्द से जल्द आकर इसे ले जाए। जब माइक का बेटा जेरोम यह अनाउंसमेंट सुनता है तो वह पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि उसे अब तक यही लग रहा था कि फ्लेम ने उस रोबोटिक खच्चर को बेच दिया है और उसी के पैसों से बैंक का कर्ज चुकाया है। लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि सच्चाई कुछ और ही है। इसीलिए उसी शाम वह फ्लेम से पूछता है कि क्या उसने सच में रोबोटिक खच्चर को बेच दिया था। ये बात सुनते ही फ्लेम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह जेरोम पर ही उल्टा गुस्सा करने लगता है और उसे डांटना शुरू कर देता है। फ्लेम का यह अजीब व्यवहार देखकर जेरोम को उस पर गहरा शक होने लगता है। तभी जेरोम कहता है कि अगले दिन वह हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ कैथरीन से मिलने वाला है। लेकिन अगले दिन जेरोम अस्पताल नहीं जाता बल्कि वह चुपचाप उस जगह जाता है जहाँ मैन्युफैक्चरर के पास उनका रोबोटिक खच्चर मौजूद होता है। वहाँ पहुंचने पर कंपनी के लोग जेरोम को उसका रोबोटिक खच्चर वापस दे देते हैं। साथ ही वे उसे रोबोट के एक खास फंक्शन के बारे में बताते हैं जिसके जरिए यह रोबोट अपने आसपास की वीडियो फुटेज हमेशा रिकॉर्ड करता रहता है। जब जेरोम उस रोबोट की रिकॉर्ड की हुई फुटेज को स्क्रीन पर देखता है तो वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसमें साफ दिखाई देता है कि उसके पिता माइक को पत्थर मारकर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्लेम ही था। यह कड़वा सच देखकर जेरोम पूरी तरह से चौंक जाता है और उसका खून खौल उठता है। अब उसे पता चल जाता है कि उसके पिता की मौत रोबोटिक खच्चर की वजह से नहीं हुई थी बल्कि फ्लेम ने ही उन्हें धोखा देकर मार दिया था। इसके बाद जेरोम शांत होकर घर वापस आता है और फ्लेम से कहता है कि रोबोटिक खच्चर अपने आप वापस आ गया है, जबकि फ्लेम ने तो कहा था कि उसने उसे बेचकर बैंक का कर्ज चुका दिया है। इस बात पर फ्लेम फिर से नया झूठ बोलने लगता है। उसकी बातें सुनकर जेरोम को और ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन उस समय वह फ्लेम से कुछ नहीं कहता। हालांकि जाते जाते वह फ्लेम की आंखों में देखकर इतना जरूर कहता है कि रॉबी तुम्हें बाहर बुला रहा था। यह बात सुनकर फ्लेम एक पल के लिए पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि रॉबी को तो वह खुद अपने हाथों से मार चुका होता है लेकिन वह इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और उसे नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन फ्लेम को एक लेटर और मिलता है जो रॉबी के नाम से होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि वह बहुत बड़ी परेशानी में है और फ्लेम को उसकी मदद के लिए आना होगा। रॉबी ने उसे यहाँ से काफी दूर एक वीरान और सुनसान जगह पर बुलाया होता है। फ्लेम फैसला करता है कि वह वहां जाएगा। इसके बाद वह अपने रोबोटिक खच्चर के साथ उस जगह की तरफ निकल पड़ता है लेकिन जैसे ही वह उस वीरान जगह पर थोड़ा आगे बढ़ता है अचानक वह एक बहुत ही गहरे गड्ढे में गिर जाता है जो झाड़ियों से ढका था। गड्ढे में गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी उसे अपने ऊपर एक परछाई दिखाई देती है। यह परछाई जेरोम की होती है यानी माइक के बेटे की। दरअसल उसी ने रॉबी के नाम से फ्लेम को वह झूठा लेटर भेजा होता है। जब फ्लेम जेरोम की आंखों में मौत का खौफ देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जेरोम को सारा सच पता चल चुका है। फ्लेम उसे रोते हुए समझाने की कोशिश करता है कि माइक की मौत एक एक्सीडेंट थी और उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन जेरोम को सच्चाई पहले से ही पता होती है इसलिए वह बिना कोई रहम दिखाए वहीं पर फ्लेम को गोली मारकर खत्म कर देता है और उसके बाद अपने रोबोटिक खच्चर को लेकर वापस अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह अपनी बहन मेरी को फ्लेम के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि मेरी इस समय फ्लेम के बच्चे की मां बनने वाली होती है और वह उसे कोई सदमा नहीं देना चाहता। जब कई दिनों तक फ्लेम घर वापस नहीं आता तो मेरी परेशान होकर अपने भाई जेरोम से पूछती है कि फ्लेम अभी तक वापस क्यों नहीं आया। जेरोम उसे दिलासा देते हुए कहता है कि उसे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब मेरी भी मायूस हो चुकी होती है। वह अपने भाई से कहती है कि अब उन्हें अपनी माँ कैथरीन को अस्पताल से हमेशा के लिए घर वापस ले आना चाहिए। दरअसल अब उनके पास बहुत सारे पैसे हैं क्योंकि उनके खेतों में फसल पूरी तरह से उग चुकी होती है। इसलिए अब वे अपनी माँ के मैकेनिकल वॉकिंग फ्रेम का सारा खर्च आसानी से उठा सकते हैं जो उन्हें चलने के लिए बहुत जरूरी है। अंत में वे दोनों भाई बहन यह उम्मीद करते हैं कि उनके घर में एक प्यारी सी बेटी पैदा हो और इसी उम्मीद भरे सीन के साथ इस खूबसूरत मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।